हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज से मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। कोरोना वायरस के चलते जो बच्चे घर पर हैं, अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज बंद हैं, वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल अवधेश सरफेसिस से घर बैठे ही ऑनलाइन 10 का मैथ तैयार कर सकते हैं। तो आज से हम क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसको आप समझिए। जहाँ कोई त्रुटि होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। उसके बावजूद नहीं समझ में आता है, फिर उसको अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता दिया जाएगा। जो हमने सामने लिख रखा है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। इसकी इंग्लिश है रियल नंबर्स। यह आपका पहला अध्याय आज से शुरू हो रहा है। हमने यहाँ लिख रखा है अब ट्यूशन की जरूरत नहीं। मैं आपको बढ़िया से बढ़िया देने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप आसानी से हर टॉपिक को समझ ले जाएंगे। तो चलिए, आप कोई ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास 10 मैथ का। तो पहला हेडिंग इसमें क्या है, ये एनसीईआरटी की बुकें पढ़ाई जाएंगी। पहले जो एनसीईआरटी बुक खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगला बुक पढ़ाया जाएगा। पहला हेडिंग है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनती वाली संख्याओं, जैसे गिनती आप गिनते हैं 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 1 2 3 4 5 6 करके गिनते हैं। तो ये गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। तो इसको रिप्रेजेंट एन से करते हैं। तो हमने यहां लिख रखा है को प्राकृत संख्याएं एन कहते हैं। जैसे में आप दिखा सकते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। कुछ लोग कहते हैं सर कामा क्यों लगाते हैं, इसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। कहीं कहीं लिखा रहता है रोको मत जाने दो, मत जाने दो। अगर यही कामा यहां लग जाए तो अर्थ क्या निकल के आएगा, आज से क्या होगा, रोको मत जाने दो। लेकिन यदि इसी कामा को यहां ना लगा करके यहां लगा दें, रोको मत जाने दो, अब ये हो गया कि रुकिए नहीं, जाने दीजिए। और पहले क्या था, रोको यानी रोक दिया जाए, जाने ना दिया जाए। आप गाड़ी के पीछे देखते हो, ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखते होंगे। तो कामा का ही महत्व है। मैथ में कोई भी त्रुटि आपके लिए अच्छी नहीं है। हर चीज का, हर बिंदु का अपना अपना स्थान होता है। तो आगे हम चलते हैं। प्राकृत संख्या आपका हो गया। इसके बाद आपका है पूर्ण संख्याएं। इसकी इंग्लिश होती है होल नंबर्स। प्राकृत संख्या में जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है, उसमें यदि शून्य को मिला दिया जाए तो उससे जो संख्या का समूह प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। यह आप सामने देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्राकृत संख्या में शून्य मिला देने से पूर्ण संख्याओं, ब्रैकेट में डब्ल्यू लिखा है, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू का समूह प्राप्त होता है, यानी पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त होता है। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है। 2 टॉपिक हो गया, तीसरा है पूर्णांक। इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी, पूर्णांक क्या होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि प्राकृत से हमने किसकी परिभाषा दी, पूर्ण संख्या की।
और पूर्ण संख्या के आधार पर हम किसकी परिभाषा देंगे? पूर्णांक की। पूर्णांक की परिभाषा क्या है? पूर्ण संख्याओं के समूह में, जो पूर्ण संख्या ये हैं दूसरे नंबर पे, इनके समूह में यदि हम ऋणात्मक अंकों को मिला दें, ऋणात्मक पूर्णांकों को मिला दें, तो जो संख्या प्राप्त होगी और शून्य भी उसमें रहे तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा? पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। सामने आप देख सकते हैं हमने लिख रखा है, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंकों को, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, -1, -2, -3, इनको मिलाने पर पूर्णांक जड़, पूर्णांक को जड़ से डिनोट करते, रिप्रेजेंट करते हैं, जड़ का समूह प्राप्त होता है। जैसे में आप दिखा सकते हैं -3, -2, -1, इधर आएंगे डॉट डॉट, -4, -5, -6, -7, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। इधर देखिए बीच में 0 है, मैंने मिलाया है, किसे मिलाया है? पूर्ण संख्या। फिर इधर +1, अगर कोई चिन्ह वहां ना हो किसी संख्या का तो वहां प्लस छिपा होता है, +1, +2, +3, डॉट 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 डॉट, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। इसके बाद अब पूर्णांक हो गया, इंटीजर्स हो गए। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे? धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 0 से जो बड़े अंक होते हैं, बड़ी संख्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ध्यान दीजिए, 0 से राइट चलेंगे तो 1, 2, 3, राइट साइड में जाएंगे तो क्या है? 0 से बड़े अंक है, तो 1, 2, 3, ये 0 से बड़े हैं तो इन्हें क्या कह देंगे? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। अब जरा देखिए, यहां दिखाया गया है 0 से बड़े पूर्णांकों जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। इसी में अगला हेडिंग है ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड तरफ चलिए, बाएं तरफ, तो 0 से -1, -2, -3, -4 जैसे ही घटते जाएंगे आप, ये बढ़ नहीं रहे हैं, -1, -2, -3 घट रहे हैं, क्योंकि अगर 1 के आगे माइनस है तो मान लो मेरे पास 1 रुपये कमी है, यही -2 हो जाए 2 रुपये कमी हो गया, हम रेडी होते चले जाएंगे, गरीब होते चले जाएंगे। यहाँ -3 और कम हो गया, ऐसे -4 और कम हो गया, यानी यदि संख्या बड़ी लिखी हो, आगे माइनस हो, और दो संख्याओं का कंपेरिजन कराएं, जैसे यहाँ देखिए -2, -3, तो इसकी तुलना में मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम अंकुर है, एक का नाम मोहन है, तो अंकुर पास -2 रुपये कमी है, मोहन पास -3 रुपये कमी है, तो ज्यादा कमी किसके पास है? मोहन के पास है। अंकुर पास 2 रुपये कमी है ना, वो मोहन की तुलना में अंकुर क्या है? बड़ा। क्या आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे अक्सर त्रुटि कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, जानते सभी लोग हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो इस वीडियो को आप चला के समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप ऋण पूर्णांक दे सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। 0 से छोटे, इधर छोटे पूर्णांकों जैसे -1, -2, -3, -4 को क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बात आती है 0 क्या होता है? 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। यहाँ कोई भी चीज, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे जो 0 पास जो आता है, वो सब यहाँ देखिए गोला सा बना हुआ है, इसी के अंदर समाहित हो जाता है। 0 पॉजिटिव या निगेटिव कुछ नहीं होता है। आप नोट में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसको आप नोट कीजिए, इसके आगे हम बताते हैं। आगे आपका है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, और यहाँ Q जो हर है वो 0 के बराबर ना हो। यहाँ P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या।
जैसे में आप मान लीजिए 7/2 लिख दिए तो परिमेय संख्या तो हुआ। अब चलिए सामने देखिए, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। यहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 बराबर बना के काट दिया गया है, यानी Q जो है हर जो 0 के बराबर नहीं हो सकता। जैसे 1/3, 2/5, 7/3 ऐसे आदि दिखा सकते हैं। कोई बच्चे यहाँ नहीं जान पाते अंश और हर क्या है, तो एक ट्रिक अपना सकते हैं। वैसे आप 10 में हैं, मैं मानता हूँ कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, तो उनके लिए जैसे आप मुंह से कहते हैं अंश, तो जबड़ा ऊपर जाता है, अंश यानी अंश ऊपर होता है। अब जरा हर कहिए तो जबड़ा नीचे भागता है, तो नीचे क्या होता है? हर होता है। ऐसे यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहे हैं 1, तो 1 अंश में अंश कहिए, अंश, तो जबड़ा ऊपर जा रहा है, यानी 1 कहाँ है? अंश में। और 3 कहिए, 3, तो जबड़ा नीचे भाग रहा है, यानी हर कहाँ है? नीचे। इस ट्रिक से आप जान सकते हैं, आगे भी ट्रिक बताए जाएंगे। अब देखिए आगे, यहां एक चीज ध्यान दीजिए, कोई पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो, तो 0 को छोड़ के तो वो आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे पूर्णांक आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे उसी पूर्णांक से आप 2 ले लीजिए और 2 के नीचे 1 बढ़ा दीजिए, तो 2/1 यहाँ आपका परिमेय संख्या बन गया। 1 से भाग करेंगे 2 कटेगा, फिर 2 आ जाएगा। लेकिन क्यों यहाँ देखिए 0 बराबर नहीं हो सकता, 0 नीचे नहीं रह सकते हैं, ये आपका होगा। यहाँ देखिए -5 है, तो -5/1 है। यहाँ देखिए 1 हर में है और -5 ऊपर है, तो यहाँ क्यों क्या है? 0 बराबर नहीं। अगर 0 यहाँ हो जाएगा तो 0 से की संख्या हम भाग करेंगे तो कितना आता है? अनंत आता है। लेकिन यदि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लिखे हैं 2 के नीचे 0 कर दीजिए तो कितनी बार आएगा? ये अनंत बार आएगा। लेकिन यदि आप 0 नीचे 2 लिख दीजिए तो 2 0 ही है, 0। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिए। अब इसके बाद आपका आता है, कितना हो गया? अब देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिख सकें, तो क्या होंगे आपके? वो आपके हो जाएंगे इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √2, √3, पाई आदि हो गए, ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, पाई, etc एक्सेट्रा आदि। अब यहाँ पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं, ये क्या आपका है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। अब पांच स्वरूप है, पाई मान क्या होता है? 22/7। तो यहाँ पर पाई अपरिमेय संख्या है, यहीं 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जब ऊपर परिमेय संख्या पढ़े हैं, इन्हीं के समूह को क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, जो आपके पाठ का नाम है, अध्याय का जो नाम है, चैप्टर। तो ये आप देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इन्हीं के समूह मिला दिया जाए सबको, तो इसे वो क्या कह देंगे? वास्तविक संख्या कह देंगे। इसमें वास्तविकता, रियलिटी, इसको नोट कीजिए। इसके बाद अगला हेडिंग आगे हम देखते हैं। आगे आपका है परिमेयिका क्या होता है। परिमेयिका की डेफिनेशन बताया जाएगा आपको। यहाँ सामने आप देख रहे हैं, परिमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है।
इसके द्वारा एक अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। सामने देखते हैं, ये एक सिद्ध किया गया कथन है, इसका प्रयोग करके एक अन्य कथन सिद्ध किया जाता है। जैसे में हम दो संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए संख्या 31 है, एक 6 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 31 ग्रेटर देन किससे है? 6 से, यानी जो 31 है वो बड़ा है किससे? 6 से। आगे ध्यान दीजिए, यदि आप भाग करें तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे और यहाँ पर 31 लिख देंगे, तो 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा, तो ये आपका 30 यहाँ लिखा जाएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 क्या है? भाजक है, 31 क्या है? भाज्य है, 5 क्या है? भागफल है, और 1 क्या है? शेषफल है। अब आगे हम इसको दिखा सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं 0 जो है ये छोटा है किससे? 1 से। पढ़ा जाएगा 0 इजलस आर इक्वल 1, 0 1 से छोटा है, या 0 1 के क्या है? बराबर है। इसके बाद क्या लिख देंगे? इजलेस 6, यानी 6 लिख देंगे। जरा ध्यान दीजिए, ये जो 6 है, 6 क्या है? 6 है भाजक। 6 क्या है? भाजक है, यानी जो 6 भाजक है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। 6 जो भाजक वो क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो 1 है वो 0 से, आप पढ़ रहे हैं 0 इजलस आर इक्वल 1, यानी 0 जो है यहां हम कह रहे हैं कि 6 बड़ा है 1 से, और यहां पर होगा 0 जो है 0 वो 1 से क्या है? छोटा है, या तो 1 के बराबर है। मतलब क्या? यहां 1 है शेषफल, यानी शेषफल या तो 0 आएगा या 1 के बराबर आ जाए। इस कथन का तात्पर्य यहां पर है। आगे आप इसके आधार पर एक सूत्र बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं माना A, B दो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। सूत्र आप बना सकते हैं। यहां A क्या है? A इसी के आधार पर A ग्रेटर देन किससे? B से, यानी A B से बड़ा है। क्या हो जाएगा आपका? अब बड़ा है A किससे? B से, तो यहां देखिए 6 से 31 बड़ा था, 6 आप यहां रखे थे, ऐसे B कहाँ रखेंगे? भाजक में, तो ये हो जाएगा B और भाज्य में हो जाएगा A, फिर जो कुछ जाएगा भागफल वो कितना हो जाएगा? Q, जो कुछ बचेगा वो क्या बचेगा? शेषफल R। इस आधार पर एक सूत्र बन सकता है। आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो आपका सूत्र बन जाएगा A भाज्य है, भाजक क्या है? B है, और भागफल क्या है? Q है, शेषफल क्या है? R है। यानी आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसके आधार पर आप सूत्र भी लिख सकते हैं, जहां कैसे लिख देंगे? यहां ध्यान दीजिए, यहां 0 लिखे थे, तो यह आप लिख सकते हैं सूत्र। इसके लिए कथन 0 इजलस आर इक्वल किससे? R से। इजलस किससे? B से। देखिए भाजक यहाँ 6 था, यहाँ क्या है? B, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। यानी इस सूत्र से आप एक परिमेयिका है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ये है, इसके द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। किसको? मासा को। ठीक है, किसी दो संख्याएं दिए हों, दो पूर्णांक दिए, उनके मासा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये भाग विषय है, ये किससे? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ये परिमेयिका की परिभाषा, इसको आप नोट कर लिए, और जहां दिक्कत होगा दोबारा वीडियो चला के देख लीजिएगा।
अब चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होती है, इसके बारे में आपको जानना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को कैसे बता सकते हैं? आप कहेंगे दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हों और अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान हो तो a बराबर b गुणे q धन r, जहां 0 r से छोटा है, अगर मुंह इस तरफ बंद है तो इधर वाला संख्या क्या होगा? छोटा होगा। जिस तरह मुंह खुला होगा वो संख्या क्या होगा? बड़ा होगा। जहां 0 r से छोटा है या क्या है? 0 r के बराबर है। फिर यहां ध्यान दीजिए, और r b से क्या है? छोटा है। ये आपकी यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का इस सूत्र के आधार पर कथन है। इसको आप लिख सकते हैं। एल्गोरिथ्म क्या होता है, इसके बारे में आप जानें। परिभाषा नोट कर सकते हैं। यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक संख्या है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। परिभाषा दोबारा सुने एल्गोरिथ्म की। यह सुपरिभाषित चरणों की, यानी कई चरण में, जैसे आप एचसीएफ निकालेंगे, दो पूर्णांक दिए हैं, तो जब तक भाग करेंगे जब तक शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए, ऐसे स्थिति में जो भाजक होगा अंतिम स्थिति में, जहां शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, जो उसके लिए भाजक होगा वही क्या हो जाएगा? दिए गए पूर्णांक के एचसीएफ हो जाएगा, मासा हो जाएगा। दोबारा परिभाषा सुनिए एल्गोरिथ्म की। यह सुपरिभाषित चरणों की एक संख्या है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। ये परिभाषा इसकी होगी, इसको नोट कर लीजिएगा। अब भाई यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का, दो, जैसे ए बी आप कह रहे हैं, मान लीजिए दो पूर्णांक क्या है? ए बी है, ए है बी है। दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ मासा निकालने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं, उस विधि के चरणों को, जो चरण होते हैं 1 2 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। मान लीजिए चरण 1 ऐसे करके दिखा दें, ऐसे चरण 2 करके दिखा दें, फिर चरण 3 करके दिखा दें। चरण जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। अब चलिए, हम ए बी पहले ले चुके थे, यहाँ हम दो पूर्णांक ले रहे हैं, सी और डी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? दो पूर्णांक, एक सी है और एक क्या है? डी है। ये हम दो पूर्णांक ले रहे हैं। अब ये दो पूर्णांक लेंगे तो इसमें आप जानते हैं सी जो है वो किससे बड़ा है? डी से बड़ा है। अब हम भाग भी लगाएंगे इस एचसीएफ के लिए। देखिए क्या करते हैं, मासा कैसे निकालते हैं? सी बड़ा है डी से, तो हम क्या करेंगे? डी को आगे कर देंगे भाजक में, और भाज्य आपका क्या होगा? सी। मान लीजिए आप भाग किए, भागफल कुछ आया, मान लीजिए क्यू आ गया, तो जितनी बार जाएगा कुछ यहाँ संख्या लिखेंगे, घटाएंगे कुछ, मान लीजिए संख्या लिखा जाए तो यहाँ कुछ शेषफल आएगा, उसको आप आर नाम दे दीजिए। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है, ये शेषफल है। इस भाजक से आप इस भाज्य में भाग करेंगे, भागफल कुछ आएगा, पुनः जितनी बार गया उसको यहाँ पर, जितनी बार गया यहाँ लिखेंगे, और जितनी बार गया जो आया गुणनफल उसको यहाँ लिख देंगे, और घटाने के बाद शेषफल आर बचा। अब मान लीजिए यहाँ 0 नहीं बचा, पुनः भाग करेंगे। पहला चरण मैंने क्या बताया? मैंने कहा पहला चरण क्या होता है कि परिमेयिका के द्वारा जो विधि आप लगाए हैं, इसके द्वारा आप जो ये भाजक है डी, इससे आप सी में भाग करेंगे। ये पहला चरण है, नोट कर सकते हैं। पहले चरण में क्या करेंगे? जो आपका डी है, भाजक है, उसके द्वारा भाज्य सी में भाग करेंगे, भागफल और शेषफल निकालेंगे। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की पहला चरण है। अब चलिए
इसको आप यहाँ पर परिमेय हो गया था गलती से, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन वही है परिमेय ही, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम यूज किए हैं एल्गोरिथम, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला चरण क्या है, दोबारा सुनिए, ध्यान समझिए इसको। जैसे मान लो दो पूर्णांक आप सी और डी लिए, दो धन पूर्णांक, तो इसमें सी क्या है, डी से बड़ा है, तो डी को पहले बताया गया है उसी अनुसार है। डी को आप भाजक मानेंगे, सी को भाज्य मानेंगे और भाग करेंगे, भागफल कुछ आएगा, और जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे आप उसको यहाँ पर लिख देंगे जो आएगा गुणनफल। फिर इसके बाद यहाँ घटा देंगे सी में से जो प्राप्त संख्या होगी, तो शेषफल आ जाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो फिर से इस आर से किसे भाग करेंगे, डी में, ध्यान दीजिए, आर से किसे भाग करेंगे, डी, तो यहाँ पर डी लिख दीजिए, यहाँ पर हम डी लिख देते हैं। फिर डी में भाग करेंगे, भागफल मान लीजिए क्यू था, यहाँ भागफल कितना आ जाए, Q2 आ जाए। फिर कुछ संख्या यहाँ पर आएगी, जैसे आप भाग देते हैं, फिर आप घटाएंगे, तो ये मान लीजिए आपकी बार शेषफल क्या आ जाए, R2 आ जाए। अब यहाँ दूसरा चरण सुनिए, चरण 2 क्या कहेंगे, यहाँ तो पहला चरण हो गया, अब यहाँ पर आएंगे, ये इतना प्रोसेस पहले चरण के लिए हो गया। अब दूसरा चरण क्या कहेंगे, यदि R बराबर 0 ना हो तो D, नहीं इसे कह सकते हैं, यदि R 0 हो जाए तो D जो होगा वो पूर्णांक C और D का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा या CF हो जाएगा। लेकिन यदि R 0 ना हो तो पुनः जो D है और R के लिए परिमेयिका का उपयोग करेंगे। चरण दूसरा दोबारा सुनिए, यहाँ क्लियर नोट कर सकते हैं आप, समझिए इसको। पहला चरण मैंने क्या बताया, मैंने पहला चरण बताया कि आप दो संख्या लेंगे C और D, C बड़ा है D से, तो आप D भाजक है, C भाज्य है। पहले चरण में आप क्या करेंगे कि ये जो दो पूर्णांक लिए हैं C और D के द्वारा, D भाजक C भाज्य, इससे भाग करेंगे और इसके द्वारा भागफल और शेषफल प्राप्त करेंगे। इतना पहला चरण है। अब दूसरा चरण क्या है, यहां ध्यान दीजिए, यदि R 0 है तो जो D होगा वो पूर्णांक C और D का HCF हो जाएगा। जो ये D होगा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो भाजक होगा। लेकिन यदि R 0 ना हो तो पुनः D और R के लिए परिमेयिका लगाएंगे। अब देखिए R आपका क्या हो जाएगा, भाजक, और ये D क्या हो जाएगा, भाज्य। फिर भाग करेंगे, कुछ भागफल आएगा और यहाँ संख्या लिख देंगे जितनी बार गया यहाँ, और जो दो संख्या गुणा यहाँ पहाड़ा पड़े जो प्राप्त हुआ जो गुणनफल, उसको यहाँ लिख देंगे। फिर घटाएंगे, शेषफल कुछ आएगा। अब देखिए शेषफल फिर आया कुछ, मान लीजिए अब फिर शेषफल 0 ना आए तो फिर आप क्या करेंगे, इस R2 से R में भाग करेंगे, तो ये R में भाग करेंगे। अब ये प्रक्रिया ऐसे लगातार, मान लो शेषफल यहाँ पर 0 आ गया, और तीसरा चरण आप क्या करेंगे, अब यहाँ R2 से आप R में भाग करेंगे। चरण 3 में क्या कह सकते हैं, ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ये प्रक्रिया जब तक चलेगी कि जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। ऐसे स्थिति में जो प्राप्त भाजक होगा, मान लीजिए ये आपका है R2, प्राप्त भाजक होगा R2, ये शेषफल 0 किया है, R2 होगा वही क्या हो जाएगा, दिए गए दो पूर्णांकों का HCF हो जाएगा। इसको आप इतना नोट कर लीजिएगा, इसको बार बार समझेंगे आप, समझ में आ जाएगा। पहला चरण क्या है, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। पहला चरण आपका है कि दो पूर्णांक लेंगे, मान लो C और D, उसमें C D से बड़ा है तो D को भाजक मानेंगे, C में भाग करेंगे, भागफल कुछ आएगा, फिर शेषफल आ जाएगा।
यानी आप भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे प्रथम चरण में। ये यहां तक ये प्रक्रिया का प्रथम चरण हो गया। अब दूसरा चरण क्या करेंगे, यदि आपका r 0 आ गया है तो d क्या हो जाएगा, जो आपका पूर्णांक c और d था। दोबारा दूसरा चरण सुनिए, यदि r 0 आ जाए तो यानी शेषफल 0 आ जाए तो d जो होगा वो c और d पूर्णांक का मासा हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यदि नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, r 0 ना आए तो d और r के लिए पुनः यही प्रमेय का कौन सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ये दूसरा चरण है। अब तीसरा चरण क्या है, यहां पर ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि शेषफल ये क्या आपका है, ये शेषफल है, शेषफल शून्य न प्राप्त हो जाए। ऐसे स्थिति में जो ये भाजक होगा वही क्या हो जाएगा, इस स्थिति में वही भाजक जो होगा मैंने बना दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, मासा हो जाएगा। आगे भी अगर नहीं आता है फिर यही चीज, जैसे हमने यहाँ डी से भाग किया सी में, फिर शेषफल को छाया, फिर इसको उठा के यहाँ रखे, फिर भाग किए, फिर शेषफल को छाया, फिर इसको उठा के यहाँ रखे, फिर कुछ आया और फिर शेषफल को छाया, फिर इसको उठा के यहाँ रखे, ऐसे आगे करते हुए आप चले जाएंगे। इस तरह से मासा निकाला जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ आप सूत्र समझने का प्रयास किए होंगे। फिर कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज। हम लोग पहला सवाल देखते हैं। हम देख रहे हैं 135 और 225 लिखा है। यहाँ लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का, संख्या पहला दूसरा तीसरा 3 सवाल दिए गए हैं। प्रश्नावली आपका इधर एक है 1.1 एक्सरसाइज। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए कैसे आप निकालेंगे। सभी लोग सामने देखें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 135 जो है 135 वो छोटा है, इजनेस किससे, 225 से। तो ये 225 से छोटा है। अब आगे आप क्या करेंगे, 135 इधर लिख लेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे। ये आपका क्या है, भाजक। ये क्या है, भाज्य। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ 135 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो ये 5 से 5 गया 0, और ये तो 22 से 13 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9 बचेगा। आगे आप इसको लिख देंगे यहाँ पर 135 को, एक बार फिर जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 90। ये आपको आ जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। पुनः आप यहाँ पर 90 लिख देंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90। शेषफल कितना आ गया, 0। इसलिए आप एचसीएफ क्या लिख सकते हैं, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपका आएगा वो आ जाएगा 135 कामा 225 बराबर हो जाएगा 45। ये आप क्या है, भाजक। सूत्र आप ध्यान दीजिए, अभी बताया गया था, उस सूत्र से तुलना कीजिए इसका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाजक। यही 45 0 किया है, 2 संख्या दी गई थी 135 और 225। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। 225 यहाँ लिख देंगे, और आप देख रहे हैं 135 है तो 135 गुणे 1 धन कितना बचेगा, 90। कितना बचेगा, 90। 135 से करें 135, 90 जोड़ें कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल कितना, 90 आया है, यानी r डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं आ रहा। फिर प्रक्रिया यहीं से बढ़ेगी, दूसरा चरण। ये पहला चरण हो गया यहाँ तक, ये देखिए। अब देखिए दूसरा चरण क्या होगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 135 है यहाँ पर भाज्य में,
तो 135 आगे लिखेंगे, और भाजक आप देख रहे हैं 90 है, तो 90 लिखेंगे, गुण 1 कर देंगे, और उसके बाद प्लस 45। यहाँ भी शेषफल क्या आया, 45 आया, तो यहाँ भी r डज नॉट इक्वल टू 0। पुनः ये प्रक्रिया दोहराएंगे। तीसरा चरण क्या होगा, अब यहाँ चले आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप 90 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे 45 गुणे 2, 2 बार गया था भागफल, प्लस शेषफल कितना आ गया है, 0, यानी r आपका क्या आ गया है, r आपका 0 आ गया है। यहाँ r बराबर कितना आ गया, 0। यहीं पर ये प्रक्रिया रुक जाएगी। इस तरह से आप पहला सवाल इसको लगा सकते हैं। दैट्स ऑल, बाकी का नेक्स्ट वीडियो।